अतीशा हार्ट मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। इस ध्यान विधि को अतीशा नामक एक गुरु ने आज से लगभग 1000 साल पहले अपने शिष्यों को दी थी। इस ध्यान विधि को ओशो ने अपने एक प्रवचन माला में फिर से उजागर कर हमें मार्गदर्शन दिया है। इस ध्यान विधि द्वारा हम हमारे आस पड़ोस और समस्त विश्व के दुखों को प्रेम और करुणा में रूपांतरित कर सकते हैं। हमारे हृदय में वो कीमिया है जो किसी भी ऊर्जा को, चाहे वो दुख की हो, दर्द की हो, किसी भी ऊर्जा को प्रेम और करुणा में उसे रूपांतरित कर सकता है। तो आए इस ध्यान विधि को समझें। अतीशा कहता है, train in joining, sending and taking together. Do this by riding on the breath. Breathe in all the miseries and breathe out love and compassion. कि जब भी आप श्वास लो तो हर भीतर आती हुई श्वास में अपने दुखों को अपने हृदय में आने दो, और जब श्वास उलीझो तो आपका हृदय उन्हें रूपांतरित करके प्रेम और करुणा में बहने दो। Train in joining, sending and taking together. Do this by riding on the breath. हर भीतर आती हुई श्वास में अपने दुखों को भीतर लेके जाइए हृदय में, और हर बाहर जाती हुई श्वास में प्रेम और करुणा को उलीझिए। तो आओ दोस्तों, इस ध्यान विधि में गहरे डूब जाएं। सबसे पहले एक सुखद जगह ढूंढ ले जहां आप 20 मिनट आराम से बैठ सको। कोई अशांति ना हो उस जगह में, नो डिस्टर्बेंस। बहुत अच्छा होगा कि आप दरवाजा उस कमरे का बंद कर लें, या आप अकेले हो इस ध्यान विधि में। आंख बंद कर ले और बंद आंखों में आपके सामने उन लोगों को निमंत्रण दे, आमंत्रित करे जिन लोगों के कारण आप समझते हैं कि आपके जीवन में दुख है। याद करें उन छोटी छोटी घटनाओं को जब आप बहुत दुखी हुए थे। बचपन से लेके आज तक जब भी आपको कभी दुख हुआ था, उन सारी स्मृतियों को अपनी आंखों के सामने डोल जाने दें।
Take your time. हर उन घटनाओं को जहां पे आपका किसी ने अपमान किया था या आपने ऐसे कुछ शब्द सुन लिए थे अपने खिलाफ जिससे जीवन प्रभावित हुआ है आपके, उन सारी घटनाओं को, उन सारे लोगों को आंखों के सामने ले आए और फिर आपका पूरा ध्यान अपने हृदय पे ले आए। ऐसा मानो कि आप आपके हृदय से ही श्वास ले रहे हैं। आपकी जो श्वास है वो हृदय से चल रही है। बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों भी हाथ अपने हृदय पे रख लें। महसूस कर ले अपने हृदय की धड़कन। पूरा ध्यान हृदय में, पूरा ध्यान हृदय में। और हर भीतर जाती हुई श्वास आपके सारे दुखों को पीकर हृदय पे ले आ रही है और हृदय उसे प्रेम में, करुणा में रूपांतरित कर रहा है। और हर बाहर जाती हुई श्वास में उस ऊर्जा को बाहर जाने दें। अपनी श्वास मुंह से भी उलीझ सकते हैं। श्वास नाक से भीतर लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है। सारे दुखों को जाने दे भीतर हृदय पे और उसे रूपांतरित होके बाहर जाती हुई श्वास में बह जाने दे। आंसू आते हैं तो रोकना नहीं है। कितने आंसू आपकी आंखों में रुके हैं जो बहना चाहते हैं। एक बाढ़ है जो बांध तोड़ देना चाहती है। आज रोकिएगा नहीं उसे। ले जाए उन दुखों को भीतर। ले जाए उस दुख को भीतर जो किसी के अचानक चले जाने से हुआ था। कोई होगा प्यारा इस जीवन में आपका जो अब लौट के नहीं आने वाला। बड़ी पीड़ा होती है उसके चले जाने से। याद आती है उसकी दुख बनकर। ले जाए भीतर उसे। उस पीड़ा को भीतर लेके जाना है और आपका हृदय उस ऊर्जा को, प्रेम,
शांति, करुणा, आनंद में रूपांतरित करेगा। और बाहर जाती हुई श्वास से उसे बह जाने दें। कोई होगा आंखों का तारा आपके, जो चला गया है बिगर बताए, मिला भी नहीं था आखिरी बार, अब लौट के नहीं आएगा, बड़ी पीड़ा है उसकी। ले जाए भीतर उस पीड़ा को, उस दुख को, और बदल दे उसे शांति, करुणा, आनंद में। उन दुखों को भी याद करे जब किसी ने दिल तोड़ा होगा आपका। हो सकता है प्यार में किसी ने धोखा दिया हो, इस्तेमाल किया हो आपको। कोई होगा आपके जीवन में जो मुड़ के देखता नहीं की ओर। कोई होगा जो बात नहीं करता है साथ में रहकर भी। कोई होगा जो जी भर देखता नहीं है, कोई होगा जो सुनता नहीं है आपकी। और बड़ी पीड़ा है इस संवाद की। There must be a gap in communication. कोई है जो प्रेम में धोखा दे रहा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को आप झेले जा रहे हैं। ले जाए उन दुखों को भीतर। Breathe in that misery and breathe out. Breathe in that misery and breathe out love and compassion. किसी ने भरोसा तोड़ा है, किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने दिल तोड़े हैं। प्यार नहीं मिलता, बच्चे सुनते नहीं हैं।
किसी ने पूछा नहीं है आप कैसे हो। कोई पूछता नहीं है आप कैसे हो। कोई है कि समझता नहीं है। कोई है जिसको आपकी कद्र नहीं है। पीड़ा है, दुख है इसका जीवन में। कोई है जो सिर्फ इस्तेमाल करता है आपको। ले जाए उन सब दुखों को लेकर। आज कोई दुख अनछुआ ना रह जाए। Breathe in the miseries and breathe out love and compassion. और अब उन लोगों के दुखों का भी ख्याल कर ले जो आपके आसपास में, आपके परिवार में हो सकता है आपके माता पिता बड़े दुख में है, कोई बीमारी है और दुखी है बेचारे। ले जाए उनके दुखों को भी लेकर लेके जाए और उसे भी रूपांतरित करे प्रेम और करुणा में। कोई होगा आस पड़ोस में जो दुखी है। कोई होगा आपके शहर में जिसे आप जानते हो या नहीं जानते और बड़ी पीड़ा में है। उसके भी दुखों को इधर ले जाए। Expand your heart. इस विश्व में बड़ा दुख कुछ लोग झेल रहे हैं। कहीं भी युद्ध है, कहीं भी बीमारियां हैं, कहीं भी तबाही है। एक दुख का आभामंडल इस दुनिया पे हमेशा छाया है। Absorb their miseries. उनके दुखों को भी भीतर ले जाए और उसे भी रूपांतरित करे। आंसू बह रहे हैं, बह जाने दे। इससे सुंदर कुछ नहीं होगा। किसी को दुखी देखकर आपके आंख में अगर आंसू आते हैं, इससे सुंदर इस दुनिया में कोई भाव नहीं है। बह जाने दे आंसू। आपका हृदय इतना संवेदनशील हो जाए, इस विधि के द्वारा आप एक सागर बन जाओ जिसमें प्रेम और करुणा की लहरें उफान लेती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है।
जाएं सारे दुख भीतर रखें। Change the energy of misery, pain, hurts into love and compassion. And exhale. इस विधि को करते ही जाना है थोड़ी देर। उन जानवरों के बारे में भी सोच लें, उनके भी दुख दर्द बहुत है, बहुत है। हमने जानवरों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया है जितना किसी के साथ इस पृथ्वी पे नहीं किया। वो जिन्हें जबान नहीं, जो बेचारे रोना भी नहीं जानते हैं, उनके भी दुख दर्द बड़े अमूल्य हैं। ले जाए उनके दुख दर्द भी भीतर। जो भी मिले आज सबके दुखों को पी ले भीतर, हृदय में आके, और उसे रूपांतरित करके exhale it. Now drop everything. छोड़ दे सब, छोड़ दे सब परमात्मा के हाथों में, सब परमात्मा के हाथों में छोड़ दे। ले ले परमात्मा सब, और बहुत आराम से, अगर सुविधा है तो लेट जाए। दो मिनट आंखें बंदी रखें। इस अनुभव को महसूस करें। अभी आपके अंदर कैसे भाव उठ रहे हैं, उसको महसूस करें। एक अद्भुत हल्कापन महसूस हो रहा है। हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है, उसे महसूस करें। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ध्यान यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं।
जय भगवान। ओवर टू जिनेंद्र। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। कॉपी पेस्ट का जमाना है, इसलिए वापस रिपीट किया, क्योंकि हमें एक कॉपी पेस्ट की दुनिया में जीने की आदत पड़ गई है। लेकिन इसमें से एक मेघदूत योग सेंटर का बंदा था, जिन्हें सोचा कि यहाँ पे योगाभ्यास तो होता ही है, आसन प्राणायाम तो करते हैं। गुरुदेव की बहुत बढ़िया वाणी भी हमें लाभदायी थी, लाइव जीवंत गुरु थे हमारे पास। लेकिन 9 साल पहले बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक हमारे साधक मित्र के दिल में एक उच्च विचार आए और उसने सोचा है कि चलो ना, क्लास तो हमारे 6:30 बजे चालू होता है ना, हम लोग 5:45 बजे मिलते हैं। तभी टाइम भी 5:45 बजे का था, बरोबर है ना, स्टार्टिंग में। यस। ये सोचना भी बहुत कठिन काम है, समझ लो। आप लोग सब जानते हैं, हम लोग सुबह 7 बजे के सेशन में नहीं आते और पुनः 6 बजे आना। और बस ऐसे ही आज का जो मेडिटेशन कराया ना, ऐसे ही कोई दिल में कोरोना जागी कि चलो ना, हम लोग भी कुछ एक ध्यान की यात्रा चालू करें। चालू तो कर दी यात्रा, लेकिन कोई भी यात्रा इजी तो होती नहीं है। टाइम भी बहुत ओड था, इतना अर्ली मॉर्निंग। लेकिन फिर भी वो साधक मित्र ने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी पॉजिटिविटी लगा दी और धीरे धीरे 2, 3, 5 और उसमें से बहुत सारे साधक मित्र जुड़ गए उसके साथ, और सभी ने वो मेडिटेशंस का स्वाद लेना चालू किया। और निरंतर 9 साल से वो मेडिटेशंस का हम लोग लाभ ले रहे हैं और हमारी लाइफ को अच्छी तरह से बेटर और पॉलिश कर चुके हैं। और वो हमारे वो साधक मित्र का नाम है कमलेश भाई शाह। तो हैव ए क्लैपिंग इन अवर योगिक लैंग्वेज फॉर कमलेश भाई। मैं फ्रंट अकेला, एंड बैक 5 बारी लेंगे। सर मैं क्लेरिफाई करूंगा, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। महेश भाई, शरद भाई, सर सरिता हाँ जी और सर, मैं सभी बाकी सभी साधक लोगों मित्र, का साथ है। सब लोग रेगुलर आते हैं। यानी कहने का मतलब था कि क्रिकेट अकेले गेम थोड़ी खेला जाता है। झगड़ा भी अकेले कर सकते हैं क्या, आप बताओ मुझे। झगड़ा अकेले कर पाएंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। झगड़ा करने के लिए भी अच्छे लोग थे ना। तो ये तो प्रेम से मिलने वाले, सब जुड़ने वाले लोग थे ध्यान में। खरे दिल से तो महेश भाई ओशो के इतने ही आभारी हैं। तो मैं ये जो क्लैपिंग ले रहा हूँ ना, क्योंकि हमको आगे का भी सेशन चालू करना है, ये क्लैपिंग में जो भी साधक मित्रों जुड़े हैं, जिनका उनको कमलेश भाई ने जिक्र किया, जैसे उमेश भाई वगैरह भी थे, बहुत सारे दूसरे मित्रों भी थे, हम लोग ने भी कभी कभी इसमें आके चांस लिया था। भरत भाई है। यानी जो भी मित्रों है, अभी हम पर्टिकुलर सबके नाम इतने ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग योग के लिए बोले कि प्राणायाम में इतने लोग आते हैं। तो सभी मित्रों, वी आर हम लोग का अभिवादन करते हैं। 9 साल नॉट ए इजी टास्क। यानी यात्रा देखो कैसे चालू हो गई, मालूम भी नहीं पड़ा। आज हमारे बहुत सारे साधक मित्र लोग स्पेशली संडे के लिए आ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। हमारे मेघदूत योग सेंटर के साधक लोग को तो ये चीज मालूम है, लेकिन आज हमारे साथ कुछ नए पर्टिकुलर साधक भी है जो स्पेशली संडे के सेशन में ज्वाइन हो रहे हैं। तो हम लोग उसको बताने के लिए मैंने आज इस टॉपिक को छेड़ा था कि भाई मेडिटेशन की हमारी यात्रा कितनी लंबी चल रही है और लंबी चलने वाली है। तो हम लोग उनका अभिवादन करेंगे। फ्रंट एंड बैक क्लैपिंग स्टार्ट करो। रिलैक्स। जितने मैंने क्लैपिंग कराया ना इतने साल तक, ये डेफिनेटली मेडिटेशन सेंटर चलने वाला है। कितनी बार कराया, एनीवन कैन टेल मी? कितने साल तक मैंने क्लैपिंग कराया? 50।
15। चलो, यानी 50 साल तक हमारे प्राणायाम आसन के अभ्यास के साथ मेडिटेशन भी हमसे जुड़ गया, क्योंकि वो तो हृदय का एक पार्ट है। तो इसे ही हृदय के पार्ट में आज की मेडिटेशन में जो बताया हमें, आज सबसे यंग डायनेमिक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ESIS हॉस्पिटल कांदीवली, डॉक्टर जूही अग्रवाल जी आज हमारे साथ आंख से रिलेटेड चीजों से जुड़ रही है। वेलकम जूही अग्रवाल जी, डॉक्टर जूही अग्रवाल जी। थैंक यू जिनेश भाई। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जूही विष्णु अग्रवाल हूँ। आई एम एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड आई सर्जन वर्किंग एट ESIC कांदिवली वेस्ट and also as a consultant at Sanjeevani Charitable Hospital. Today I am here to discuss a topic: eye care, eye exercises and mucormycosis. કમલેશ ભાઈ, સ્ક્રીન શેર તમે કરશો? हाँ હું કરીશ. हाँ जूही बेन, सॉरी टू इंटरप्शंस यू। हाँ या हाँ चलो, मैं 2 मिनट आपके लिए सिर्फ ले रहा हूँ। यस यस, क्योंकि आपने आज ड्रेस भी अच्छा पहना, इसलिए आपके लिए बोलना जरूरी है। थैंक यू। देखिए, आज हमारी बच्चे की उम्र के लोग आज आके हमें सिखावे, हमारे लिए कितनी प्राउड लेने जैसी बात है। और डॉक्टर जूही के तो मैक्सिमम हम लोग ने पेड़े खाए थे, क्योंकि 10th में भी मेरिट लिस्ट में आई थी, 12th में भी आई थी, MBBS होने के बाद भी आ गई। तो शायद क्लास में हम लोग ने सबसे ज्यादा स्वीट खाई ना तो आपकी खाई है। बढ़िया. तो आप उसको कंटिन्यूटी में भी रखना। थैंक यू थैंक यू। नहीं, यानी आज सोचिए, एक चीज छोटी सी, जो भी साधक मित्र हमारे साथ बैठे हैं ना, तो बोलते हैं अरे सर हर टाइम आप तो फील्ड के पापा को लाते, डॉक्टर मलकान है, डॉक्टर विनीत जी है, बहुत सारे आई स्पेशलिस्ट हैं कि जो वर्षों से ये और हम लोग से जुड़े हुए भी है लोग सब कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली अगर आ जाता है ना, तो फिर ये देखना जरूरी नहीं है कि सुनील गावस्कर ने क्या किया। बरोबर है ना? क्योंकि कोहली की भी कुछ पहचान है, कोहली की भी क्वालिटी है। और हम लोग ज्यादातर ऐसा होता है कि बायोडेटा में सबसे पहले एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, टैलेंट बाद में देखते हैं। तो आज हम लोग ने थोड़ी रिवर्स चीज की है डॉक्टर जूही जी आपके लिए। हम लोग टैलेंट पे जा रहे हैं। जूही जी, जिनेश भाई का कहने का मतलब है कि आप जल्दी और पेड़ा खिलाइए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ थैंक यू कमलेश भाई, जरूर जरूर। हाँ, सबसे पहले हम मैं लोग थैंक यू भी बोलना चाहूंगी मेघदूत योग सेंटर को, जिनने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आके कुछ प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच। और जूही जी एक हाँ जरा हाँ हिंदी में लेना, क्योंकि हम लोग को कमलेश भाई की तरह हर एक लैंग्वेज में 35 मार्क आते थे। तो नहीं, मैं हिंदी में ही बात करने वाली हूँ। वो तो हाँ, स्टार्टिंग मैं हिंदी में ही बात करने वाली हूँ। हिंदी, थोड़ा मारवाड़ी भी चलेगा, अभी तक किसी ने मारवाड़ी हम लोग से शेयर नहीं किया है। नहीं, मारवाड़ी नहीं आती मुझे। तो आप हल्का सा बस इसी से हल्के फुल्के देखिए। आँख के लिए भी योग में बहुत सारी चीजें हमको बताई गई है। जैसे सुबह उठ के हम लोग रोज नेति वगैरह करते हैं, आंखों को स्वच्छ करते हैं। और हर एक ऑर्गन्स, जिसमें आंख तो प्राइसलेस ही है, हर एक ऑर्गन्स प्राइसलेस ही है। लास्ट टाइम भी हम लोग ने बताया गया था कि अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूँ, आप आपकी सिर्फ एक आंख दे दो, आप देंगे क्या? एक्चुअली रियली डेफिनेटली नहीं देंगे, क्योंकि वो प्राइसलेस चीज है। और हमारे लिए भी आज हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन प्राइसलेस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सब फ्री में मिला है। सो इट इज लाइक यू शुड टेक केयर। मतलब हमें इस सारे ऑर्गन्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हमें उसकी कीमत तभी पता चलती है जब कोई ऑर्गन खराब हो जाता है या कोई बॉडी पार्ट खराब हो जाता है। सो और योगा आई थिंक सो सबसे अच्छा माध्यम है टू कीप योर बॉडी हेल्दी। यस, हमारे शरद भाई वगैरह कोई मित्र है कि नहीं आज? दीपक भाई वगैरह, दीपक छेड़ा वगैरह कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सर कमलेश भाई, हमारे दूसरे कोई मित्र है आज जुड़े हुए? जय भगवान। जय जय भगवान। दीपक भाई, हमारा ना एक सरस कविता आती गुजराती में, बरोबर है? नानी मारी आंख ई जोवे कांक कांक,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે. अच्छे, તો આજે राइट राइट. આજે આપણને આપણી દીકરી આપણી આંખ વિશે બધું બતાવશે. ઓવર ટુ ડોક્ટર જુહીબેન Yeah, thank અગરવાલ. you so much. Kamlesh bhai, next slide. एक मिनट. Next. नेक्स्ट एक मिनट. हाँ, ये कमलेश. हाँ, आँख जो है हमारी बॉडी का सबसे हाईली डेवलप सेंसरी ऑर्गन है. हमारे दिमाग में जो सबसे ज्यादा एरिया दिया गया है वो आँख के एरिया को दिया गया है कंपेयर टू अदर सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल. सो आई इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड इसकी आई की केयर करनी बहुत जरूरी है हमें. कुछ खाने में चीजें हैं जिन्हें इंक्लूड करने से आप अपनी आईज की हेल्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच जिनमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, ब्रोकोली जिनमें जियाजेंथिन और विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, कैरेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस, पपाया में ओमेगा फैटी एसिड्स होता है जो कि आंखों के लिए अच्छा है. ब्लैक ग्रेप्स हैं, दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं आंखों को हेल्थी रखने के लिए. दूसरा है हमें अपना वजन हमेशा मेंटेन करना चाहिए क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो कि ओबेसिटी की वजह से होती है और ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज का भी खतरा बढ़ता है और डायबिटीज की वजह से भी आंखों पे नुकसान होता है, आंखों के पर्दे पे नुकसान होता है. रेगुलर एक्सरसाइजेस आल्सो हेल्प यू टू कीप योर आई हेल्दी. नेक्स्ट स्लाइड. कुछ टिप्स हैं जैसे कि धूप में जो है काले चश्मा पहनना चाहिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट ए और बी जो रेज होती हैं वो हमारे आंखों के पर्दे को नुकसान करती हैं. और कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ARMD, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन बोलते हैं, जो कि आंख के पर्दे को खराब करती हैं, सनलाइट के जो UVA और UVB रेज हैं. और कैटरैक्ट भी जल्दी होता है सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से. स्मोकिंग जो है वो भी हमारे कैटरैक्ट की संभावना बढ़ाती है. दूसरा ARMD दैट इज एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन, ये जो डिजीज है ये भी उसके चांसेस भी बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए. कुछ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री होती है या खुद की अपनी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन. ये जो बीमारियां हैं ये आंखों को बहुत नुकसान करती है. आंखों के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अफेक्ट करती है ये दोनों बीमारियां. सो जरूरी है कि आप अपना शुगर और अपना BP कंट्रोल में रखें, रेगुलर चेकअप कराएं और साल में कम से कम एक बार अपने आंख के डॉक्टर को अपना आंख का पर्दा दैट इज रेटिना जरूर दिखाएं क्योंकि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है आपके आंख के पर्दे को नुकसान करती है. जितना जल्दी आपका जो डिजीज है वो डायग्नोस होगा और ट्रीट होगा उतना ही आपका विजन बेटर रहेगा. दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हेरिडिटरी हैं, जैसे ग्लोकोमा एक डिजीज है जिसको हिंदी में काचबिंदु या काला मोतिया बोलते हैं और गुजराती में झामर बोलते हैं. और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा दैट इज रतांडू बोलते हैं जिसे. ये जो बीमारी है ये आंखों को नुकसान करती है और इनका अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है ताकि हम इसे टाइमली ट्रीट कर सके और विजन बेटर रहे हमारा. जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं उनके लिए थोड़े टिप्स हैं कि आप जब भी अपना कॉन्टैक्ट लेंस यूज करें तो अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं और जो लेंस है उसमें सोल्यूशन से उसे अच्छे से क्लीन करें फिर ही आंख में लगाएं. दूसरा, जो आपका लेंस का केस है जिसमें आप लेंस रखते हैं उसे हमेशा क्लीन और ड्राई रखें, उस पर डस्ट पार्टिकल्स और बाकी चीजें इकट्ठे ना होने दें और जो लेंस का सोल्यूशन है वो रेगुलरली चेंज करते रहें. दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आप रात को सोए नहीं, नहाने ना जाएं और स्विमिंग ना करें और हमेशा एक स्पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स जरूर रखें अपने पास. नेक्स्ट.
कुछ आँख की बीमारियां हैं जो आँख के सिम्टम्स होते हैं, जो अगर हमें आए तो हमें तुरंत अपने आँख को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे आँख के सामने धुंधला दिखना, या फिर डबल दिखना, या फिर रात में कम दिखना, या फिर कम रोशनी में तकलीफ होना, आँख बार बार लाल होना, या आँख लंबे समय तक लाल रहना, आँख में लगातार दर्द रहना या फिर सूजन रहना, या आँख के सामने काले काले धब्बे या फिर ब्लैक स्पॉट्स जो बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा मात्रा में दिखना, या फिर आँख के सामने बिजली जैसा चमकना। फिर बच्चों के लिए स्पेशली जिनको तिरछी आँख होती है, जिसको लेजी आई बोलते हैं, एक स्क्विंट बोलते हैं, और एक लेजी आई है जो एम्ब्लायोपिया है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं वो जल्दी डायग्नोस होनी चाहिए बच्चों में और जल्दी ट्रीट होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर स्क्विंट अर्ली एज में डायग्नोस नहीं हुआ तो वो लेजी आई में कन्वर्ट हो जाता है। आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स अबाउट दिस। दूसरा लेडीज के लिए है जो कि आई मेकअप यूज करते हैं, उन्हें क्वालिटी आई मेकअप यूज करना चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करें, जिसकी वजह से आपकी आईज में ड्राइनेस और एलर्जी कम रहेगी। एसी का इस्तेमाल करते समय आप ध्यान रखिए कि एसी की जो हवा है डायरेक्टली आपके फेस पे ना पहुंचे, फेस पे ना जाए, बिकॉज ये जो है हमारी आईज को ड्राई करता है। और बहुत सारा फ्लूइड्स, खूब सारा पानी पीना चाहिए, जिससे आईज का मॉइस्चर बना रहता है, और रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। जिनको स्पेक्टिकल्स हैं, रिफ्रैक्टिव एरर है, उन्हें भी रेगुलरली अपना ग्लासेस चेक कराना चाहिए। नेक्स्ट। आजकल के जो एरा है डिजिटल लर्निंग का, जिसमें बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है और बड़ों को भी जो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, उसमें हमारा कम से कम 6 to 8 आवर्स जो है वो मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे बीतता है। तो कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने आईज को रेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपका काम और पढ़ाई के अलावा जो बाकी टाइम है उसमें थोड़ा आप अपना मोबाइल या लैपटॉप यूज रेस्ट्रिक्ट करें। जब भी आपको याद आए तब आपको कंटिन्यू, जब भी आपको याद आए लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन यूज करते टाइम, तब अपनी आईज को ज्यादा से ज्यादा ब्लिंक करें। इससे आपके आईज में जो मॉइस्चर बना रहेगा और आईज ड्राई नहीं होंगी। फॉलो अ 20-20-20 रूल। सो इसमें आप 20 मिनट काम करके या पढ़ाई करने के बाद थोड़ा 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर कोई चीज को देखें। इससे आपकी आईज को रेस्ट मिलने में बहुत हेल्प मिलेगी। एक मिथ है कि मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन से ब्लू रेज निकलती हैं, जो कि हमारी आईज को डैमेज करती हैं, और इसके लिए ब्लू ब्लॉकिंग गॉगल्स वो सब मार्केट में बहुत मिलते हैं। दे आर नॉट यूजफुल। ये ब्लू रेज ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक मिथ है जो कि फैलाया हुआ है। और जो बच्चों को एलर्जी रहती है आंख में, वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं हम, जो कि स्प्रिंग के सीजन में ज्यादा होती है। तो ये जो बीमारी है जो बच्चों को होती है, तो उनके माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो ध्यान रखें कि आप टाइमली अपने बच्चों को आई के डॉक्टर को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट ले। ये जो बीमारी है ये बार बार, जब भी एलर्जी का सीजन आएगा तब बार बार ये होती है, और बच्चे आंख रब ना करें, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंख कॉन्स्टेंटली रब करने की वजह से बच्चों की आंख की जो पुतली है उसका कर्वेचर चेंज होता है और नंबर भी चेंज होता है, और पुतली को नुकसान भी पहुंचता है। सो टू सम अप, देयर आर फ्यू, जैसे रेगुलरली आई चेकिंग कराएं, मोबाइल और लैपटॉप यूज करके प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर लाइटिंग में काम करें, फ्रीक्वेंटली आईज ब्लिंक करें, आई एक्सरसाइजेस जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो करें, धूप में जो है सनग्लासेस पहने, ग्रीनरी को देखने से भी आईज को रेस्ट मिलता है, और हेल्दी फूड्स जो मैंने आपको बताया जो इनटेक आप करेंगे उससे आपकी आईज को हेल्प मिलेगा। दूसरा, आपका स्पेक्स जब आप यूज करते हैं तो स्पेक्स को जो है हमेशा दोनों हाथ से उठाना चाहिए, पहनना चाहिए। उससे क्या है कि उसके जो हैंडल है वो टेढ़े मेढ़े नहीं होते। दूसरा जो है, उसे जब धोते हैं तो ठंडे पानी से धोए, गर्म पानी से उसके जो ग्लासेस है उसको नुकसान पहुंचता है। उसको धूप में या फिर हॉट टेम्परेचर पे ना रखें। दूसरा, जो उसके साथ स्पेक्टिकल्स के साथ एक मसलिन क्लोथ आता है, उससे ही ग्लासेस को क्लीन करना है, उससे उस पर स्क्रैचेस कम पड़ेंगे। और जो ग्लास रखने का तरीका होता है वो ग्लासेस की साइड पे से नहीं रखना चाहिए, हमेशा हैंडल के साइड से रखना चाहिए, नहीं तो ग्लासेस पे स्क्रैचेस बनते हैं। और नहाते समय चश्मा ना पहने। नेक्स्ट।
सो फ्यू योगा की आई योगा एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले है अप एंड डाउन एक्सरसाइज। तो आपको अपना स्पाइन इरेक्ट रखना है, अपना हेड इरेक्ट रखना है और सीधा दिखना है, लुक इन द सेंटर। और फिर आप सांस अंदर ले और ऊपर देखें, फिर सांस छोड़ते छोड़ते सेंटर में देखें। वापस आप सांस अंदर ले, नीचे देखें, फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर में देखें। और है राइट टू लेफ्ट या साइड टू साइड, उसमें सांस अंदर लें, राइट में देखें, फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर में देखें, फिर सांस अंदर लें, लेफ्ट में देखें, फिर सांस छोड़ते छोड़ते सेंटर में देखें। एक है डायगोनल मूवमेंट, जिसमें आप सीधा देखें, सांस अंदर लें और आप अप एंड राइट कॉर्नर में देखें डायगोनली, फिर सांस छोटे छोटे सेंटर में, फिर अप एंड लेफ्ट कॉर्नर, फिर सेंटर में, फिर अप एंड डाउन एंड राइट कॉर्नर, देन इन द सेंटर, देन डाउन एंड लेफ्ट कॉर्नर, फिर इन द सेंटर। फिर 360 डिग्री मूवमेंट ऑफ द आईज है, जो हम 5 to 6 टाइम्स क्लॉकवाइज करें और 5 to 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करें। जैसे कि फुल मूवमेंट करें आईज की, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा जो है, आप सेंटर में देखते हुए फिर पेरिफ्री में देखें, जहां तक पेरिफ्री में देख सके, हेड स्ट्रेट रख के। इससे आपकी आईज को स्ट्रेंथ मिलेगा। जितना आप पेरिफ्री में देख पाएंगे उतना आपकी आईज स्ट्रांग होंगी। आईज के मसल से, आई एक मसल है तो उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे एक्सरसाइज की वजह से। दूसरा एक अकोमोडेशन एक्सरसाइज है जो कि आपके अकोमोडेशन पावर बढ़ाती है। तो उसमें आपको सेंटर में देखना है और सांस लेते लेते आपकी नाक की तरफ देखना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में देखना है, वापस सांस भरनी है, फिर आपकी नाक को देखना है, नाक के टिप ऑफ द नोज को देखना है और फिर सेंटर में देखना है। एक नेत्र स्नान बोलते हैं, जो मैंने ये योगा में ही से ही सीखा है, मेरी मम्मी से सीखा है। तो जिसमें जो है, आप जब सुबह उठते हैं तो ब्रश करने के बाद आप जो है पानी को जो है अपने छींटा मारें, कम से कम 10 से 20 बार छींटा मारें और फिर जो है मुंह में पानी भर के फिर आंख पे छींटा मारे, 10 से 20 बार छींटा मारें और फिर अपने दोनों हाथ को आंख पे रख के ऐसे कर। इससे आपकी आईज को बहुत रेस्ट मिलता है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। फिर जो कंटिन्यूसली कंप्यूटर और लैपटॉप पे काम करते हैं उन्हें बीच बीच में ब्रेक्स लेना है और कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो उनकी आईज को रेस्ट होने में मदद मिलेगी। जैसे कि एक है पामिंग। पामिंग में आप क्या करते हैं कि आपको अपनी दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ना है, उनमें हीट प्रोड्यूस करना है और फिर वो हथेलियों को आपकी आंख पे रखना है, आपके पाम को हाथ पे रखना है, हथेली को आंख पे रखना है। जब तक वो हीट आप फील कर रहे हैं अपनी आईज पे, तब तक आप जो हाथ है वो अपने आंखों पे रखें। ऐसा जितनी बार भी आप करेंगे उतनी बार आपकी आईज को रेस्ट मिलेगा। दूसरा है कि आप अपनी आईज को जोर से बंद करें और फिर जोर से खोलें, वाइड ओपन, फिर वापस जोर से बंद करें, फिर वापस वाइड ओपन करें। ये एक्सरसाइज 10 से 20 बार करें। इससे जो आपकी आंख की जो बाहर की मसल्स हैं उन्हें रेस्ट और स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा है, एक जो है वो है एक और एकोमोडेशन एक्सरसाइज है, उसमें आप एक टिप ऑफ पेंसिल भी यूज कर सकते हैं या वन हैंड डिस्टेंस पे आप अपनी उंगली के टिप को देख सकते हैं
उस उंगली के टिप को देखते देखते आपको सेंटर में लाना है उसे, आपकी आंख के नजदीक नजदीक नजदीक, और आपके टेम्पल को टच करना है। फिर धीरे धीरे नजदीक से दूर ले जाना है, आंख के ही टिप को देखते हुए। ये हम एक्सरसाइज उन लोगों को भी बोलते हैं जिनमें अकोमोडेशन वीकनेस होती है, जिनको जैसे कि 40 इयर्स के बाद आपको प्रेसबायोपिया, बेताला जो बोलते हैं वो आता है। दैट इज आपकी आईज की जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं और आपको नजदीक का चश्मा आ जाता है। कुछ लोगों को 40 से पहले, दैट इज 30s में नजदीक का चश्मा आ जाता है, तो उन्हें एक अकोमोडेशन वीकनेस होती है, उनमें अकोमोडेशन इनसफिशिएंसी हम बोलते हैं। उन्हें हम ये एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं, जिससे आपकी जो आंख की जो अकोमोडेशन करने की जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट, और ये एक्सरसाइज और एक और एक्सरसाइज है जिसे आप 10 फीट दूर कोई एक जगह पे फोकस करके वहां पे एक इमेजिनरी 8 बनाने की कोशिश करें। इससे आपको आईज को स्ट्रेंथ मिलेगी और रेस्ट मिलने में भी हेल्प मिलेगी। सो ये सब थी आंख की एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट, जो योगा करते हैं उनके आंखों पे क्या बेनिफिट्स हैं? तो एक तो योगा करने से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, आपके आईज पे स्ट्रेस और स्ट्रेन कम पड़ता है, आपकी नजर अच्छी होती है। जिनको चश्मा होता है, बहुत थोड़ा माइन्यूट चश्मा होता है, वो तो निकल भी जाता है योगा करने से। आपका जो मन है वो शांत रहता है। और जिनको ड्राई आईज का रूखापन, आंख में रूखापन की कंप्लेन होती है, उन्हें भी योगा से बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, तो अब एक टॉपिक है म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन इन कोविड। ये अभी हाल ही के समय में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसका इंसिडेंस बाहर के पॉपुलेशन, वेस्टर्न पॉपुलेशन में 1 in million है, जबकि इंडिया में 14 in 1 lakh है। सो हमारे इंडिया में इसका प्रेवलेंस ज्यादा है। और क्यों है? बिकॉज हमारी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, और जो मिट्टी जो है वो रहती है, इसलिए। और जो स्पेशली जो रूरल एरिया में, रूरल इंडिया में है, वहाँ पे ये केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली भी ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है, ये हमारी नाक और नेजल पैसेज में रहता है। बट जब हम हेल्दी रहते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है, ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। दैट इज जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, या जब हमें कुछ बीमारी होती है जिससे हमारी बॉडी कमजोर होती है, तब ये फंगस जो है हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इससे नजर जो है कम होती है और ये जानलेवा भी है। नेक्स्ट, सो क्या ये जो फंगल म्यूकोरमाइकोसिस है ये नया है? नहीं, ये नया नहीं है। जिनको हाई ब्लड शुगर रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज रहता है, जो पेशेंट्स कैंसर ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म केमोथेरेपी पे रहते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे रहते हैं, जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जिनको लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे रहते हैं, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट्स रहते हैं, जिनमें स्टेरॉइड यूज और इम्यूनोसप्रेसेंट यूज बहुत कॉमन है। ये पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस के, इन पेशेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस होते हैं। अब ये कोविड-19 में हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये क्यों कोविड-19 में क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो कोविड में है, कोरोना में, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जिनको डायबिटीज होता है, जब उनको कोरोना होता है, उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। जिनको डायबिटीज नहीं होता, उनका भी शुगर बढ़ता है। ये डायबिटीज करा देता है कोविड। दूसरा, जो कोविड में जो मेडिसिन यूज होते हैं, उसमें भी वो भी शुगर बढ़ाता है। और ब्लड शुगर बढ़ने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है। ब्लड में शुगर की वजह से बॉडी को काफी नुकसान पहुंचता है, बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है, और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हमारी बॉडी में बन जाता है। जो कोविड में लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज होता है और इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज होता है। ये सब जो
स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। और ये सब हम कोविड में इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोविड में हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाता है, उसे कम करने के लिए हम स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज होता है, और इसकी वजह से एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, वीक इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में रहता है। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी या प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन होता है, जिनको लगता है कोविड में, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो हमारा ऑक्सीजन का जो मास्क होता है या वेंटिलेशन का जो मास्क होता है, वो जो है, जो ऑक्सीजन की आप पाइप देखेंगे तो वो जो जहाँ कनेक्टेड रहती है वहाँ हमेशा पानी का एक बुलबुला रहता है वहाँ पे। तो वो जो मॉइस्चर है ना, वो हमारे मास्क पे और वेंटिलेटर के मास्क और ऑक्सीजन के मास्क पे यहाँ पे जम जाता है, और हमेशा यहाँ मॉइस्चर एक कंडीशन रहती है। जैसे आप जानते हैं, अगर आप ब्रेड जो है वो बाहर रखेंगे तो उसको नमी लग जाती है और फिर उसमें फंगस ग्रो करने लगता है। सेम कंडीशन यहाँ नोज और साइनसिस एरिया में बनता जाता है, यहाँ पे मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली रहता है। प्लस हमारा जो इम्यून सिस्टम वीक है, हाई ब्लड शुगर है, स्टेरॉइड जो चल रहा है, ये सब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना देता है वो फंगस के ग्रोथ के लिए, और इसलिए अब कोविड में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड में कुछ पेशेंट्स को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो उसमें भी जो है म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस दिखते हैं। तो ये पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो उन्हें सीवियर पेन होता है नेजल एरिया के अराउंड या फिर आंखों के अराउंड। दूसरा, आंख के पीछे भी पेन होता है, और चेहरे पे फेशियल पेन और स्वेलिंग, सूजन हो जाती है, आंख रेड आती है, कुछ पेशेंट्स की आंखें रेड हो जाती हैं। नेक्स्ट, आंखों के एरिया में डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है, आंखों का साइड का या नाक के एरिया का कलर चेंज होने लगता है, आंख जो है वो बाहर आती हुई प्रोट्रूजन ऑफ द आई जैसा दिखता है। नेक्स्ट, कुछ पेशेंट्स में पलक गिर जाती है, जिसको ड्रूपिंग ऑफ लिड्स बोलते हैं, और जब ये बढ़ता जाता है तब ये आंखों के सारे मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है, और इसलिए जो आंख के मूवमेंट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऑक्यूलर मोटिलिटी रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, जब ये नाक से नीचे की तरफ, मुंह की तरफ जाता है, तब ये पैलेट में, ओरल रीजन में, वहां पे एक फंगल एक परत बना देता है। नाक जो है उसमें ब्लॉकिंग सेंसेशन होता है, कभी कभी नाक से ब्लीड भी होता है म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में। नेक्स्ट, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये सबसे पहले क्या होता है कि नाक से जाता है, तो नाक सबसे पहले सिम्टम आता है नेजल डिस्चार्ज, ब्राउनिश या ब्लैकिश डिस्चार्ज आना शुरू होता है। जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, आपके साइनसेस को इन्वॉल्व करता है और फिर आंख में पहुंच जाता है। जब ये आंख में पहुंच जाता है तो ये आंख की नजर कम कर देता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है, उस नस जो होती है उसको इन्वॉल्व कर लेता है, और एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम फॉर्म कर देता है। वो जो नस है उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है, और वो दबाव की वजह से आंख की रोशनी जो है वो कम हो जाती है या चली जाती है। दूसरा जो है, आंख के जो वेसल्स होते हैं उन्हें वो जाके ब्लॉक करता है, और इसकी वजह से वैस्कुलर ऑक्लूजन होता है आंख में, जो आंख की नजर कम करता है। कुछ डेंजर साइंस है, जैसे कि जब अगर ये केसेस में वॉमिटिंग शुरू हो जाए या बेशुद्धपना, दैट इज इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाए, या पेशेंट को बहुत थकावट महसूस हो, तो ये सिम्टम्स है, ये वार्निंग साइंस है कि जो ये इन्फेक्शन है ये ब्रेन तक पहुंच गया है और फिर ये जानलेवा हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये कोविड में क्यों हो रहा है और कौन से पेशेंट्स में हो रहा है कोविड में? जो कि पहले प्रीवियसली ट्रीट हुए थे और जो ये हिस्ट्री देते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेशन लगा था, लंबे समय तक स्टेरॉइड्स यूज किया गया था, जिनको डायबिटीज है, उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था वो समय पे, या फिर ऐसे ही आपके सिम्टम्स लेके आते हैं और जब उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। मोस्टली हाई ब्लड शुगर सब ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स में दिखता है म्यूकोरमाइकोसिस। नेक्स्ट, तो हमें क्या करना है? तो जिनको कोविड हो चुका है, जो ट्रीट होके आ चुके हैं घर, या जिनके रिलेटिव्स हैं, जिनको ऐसा कुछ भी सिम्टम, जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी दी गई थी या वेंटिलेशन पे थे, या फिर जिनको डायबिटीज है, उनका शुगर बढ़ गया था, और जिनको स्टेरॉइड्स और ये सब चीजें दी गई थी कोविड में, उन्हें ध्यान रखना है कि जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ऐसा कुछ भी सिम्टम हो तो तुरंत आपके आंख और नाक के डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। टाइमली मैनेजमेंट से ये डिजीज कंट्रोल हो सकती है और इसके कॉम्प्लिकेशंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी फैलता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट। और एक और मीडिया में कंफ्यूजन है जो उन्होंने क्रिएट किया है कि ये ब्लैक फंगस है कि वाइट फंगस है कि येलो फंगस है, या ये तीन तीन अलग अलग फंगस है। तो ये जो फंगस को इनको जो नाम दिए गए हैं, इनको डिपेंड पेशेंट्स को क्या सिम्टम हो रहे हैं और कौन सी जगह पे, जैसे कि नाक में, मुंह में, कहाँ पे ये सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे हैं, उस हिसाब से इसको ये नाम दिया गया है। जैसे कि जिनको नेजल डिस्चार्ज, ब्लैकिश डिस्चार्ज होता है और जब उसका नेजल एंडोस्कोपी करते हैं या फिर देखते हैं तो जब यहाँ पे ब्लैकिश फंगस ग्रो होता है उसे ब्लैक फंगस बोलते हैं। मुंह के एरिया में जहाँ पे सफेद परत जमने शुरू हो जाती है उसको व्हाइट फंगस बोलते हैं, या येलो तो येलो फंगस बोलते हैं। तो ये सब फंगस कौन सा है ये सब में नहीं जाएं, ये ध्यान रखें कि उसका कारण क्या है। तो कारण जरूरी है, तो वो कारण को ध्यान रखें और ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आए तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने आई डॉक्टर और ENT डॉक्टर को जरूर दिखाएं और टाइमली ट्रीटमेंट प्लीज लें। लास्टली, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो इट इज नेसेसरी कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखें बाय मेडिकेशन या डाइट या इंडोर एक्सरसाइज से। मास्क जरूर पहने क्योंकि ये जो स्पोर्स है वो नाक में मास्क नहीं पहनेंगे तो जाएंगे। फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ धोएं और धूल मिट्टी को अवॉइड करें। अलर्ट रहें, पॉजिटिव रहें और पैनिक ना करें। थैंक यू। दूसरी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो आँख जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो हमारी आईज जो है हमें उसका कांस्टेंट केयर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास आई विजन रहता है तब हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब हमारा विजन कम होता जाता है या चला जाता है तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं उसे पाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उन्हें जरूरी है कि टाइमली आप अपने आई के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, अपना शुगर और बीपी कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये एक बार पर्दा इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है तो ये एक विशियस साइकिल होता जाता है और आपका पर्दा खराब होता जाता है। फिर आप कितने भी आई के इंजेक्शंस लेते हैं और कितने भी हम लेजर करने पड़ते हैं रेटिना पे, तो वो सब जो है वो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट देता है, लेकिन आपकी जो रोशनी पहले की थी वो तो कम होती ही है। तो जरूरी है कि आप टाइमली अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और शुगर और बीपी जरूर कंट्रोल रखें। दूसरा, एक ट्रॉमा पे मैं बात करना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स स्पेशली ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को जब वो खेल रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो हैं वो आँख में कोई चीज डाल देते हैं या पेंसिल घुस जाती है, या फिर जब वो प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं तो कोई कांटा घुस जाता है। ऐसे केसेस हमारे यहाँ आते हैं। तो जो ये आँख जो डैमेज हो गई तो वो वापस रिपेयर नहीं होगी, ये एक परमानेंट डैमेज हो जाता है आँख में। तो ये ट्रॉमा रिलेटेड जो चीज है, तो आप प्लीज अपने ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और थैंक यू। एनी क्वेश्चंस आर देयर, तो आई एम रेडी टू आंसर। यस क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं डॉक्टर हाँ। जोई जी से, जिससे भी हाँ क्विक क्वेश्चन आंसर प्लीज, जिनको भी क्वेश्चन है प्लीज जरा टेक केयर के उनके पर्सनल लेवल की जो रहेंगे ना, जनरल आप आई से रिलेटेड पूछ लेना कि मुझे ये हुआ था और मैंने ये कराया तो मुझे ऐसा हो गया, इस तरह से मत करना। आपके जो जनरल क्वेश्चन है जो दूसरे को भी हेल्पफुल हो सके, ऐसे प्लीज क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जोई जी से। મને પૂછવું છે એક, हाँ बोलो। મારી ડોટર ને હમણાં જસ્ટ ચશ્મા આવ્યા છે, 1 મહિનો થયો છે, એક આંખમાં એક છે ને એક આંખમાં 70.75 પેલું છે, તો એને આખો દિવસ ડાન્સ કોરિયોગ્રાફર છે એટલે ડાન્સ કરતી હોય ને એને પરસેવો બહુ જ થાય છે, એટલે આખો દિવસ આંખમાં ઇચિંગ એટલું થાય ને આખો દિવસ આંખ રબ જ કર્યા કરતી હોય છે, એટલે અંદર કચરું છે કે શું છે એની માટે ખબર નથી પડતી, ને પછી રબ કરે એટલે લાલ થઈ જાય થોડી, પાણીના છાંટા બાટા બી મારે છે, પાણી બી બહુ પીએ છે, પણ પરસેવો બહુ થાય છે ને એટલે એની હિસાબે કે શું છે ખબર નથી પડતી આ। अच्छा, तर એ જે ચશ્મા રેગ્યુલરલી પહેરે છે? હા, ચશ્મા પહેરે છે, ડાન્સ કરતા શું છે ફાવતું નથી ને, નવું નવું છે તો એટલે ત્યારે કાઢી નાખે છે ને લેપટોપ થી છોકરાને ડાન્સ શીખવાડે છે। हाँ हाँ, પહેર્યા કરે છે ખરી, લગભગ પહેરતી હોય છે આખો ટાઈમ, ડાન્સ ટાઈમ જ ખાલી કાઢે છે, પણ બહુ છે ને એમ પેલું ત્યાં કરે છે। हाँ, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि उसे फ्रिक्वेंटली रेड रहती है आए या उसके एलर्जी रहती है,
तो हाँ। उसे दिखाना चाहिए आँख के डॉक्टर को, बिकॉज सबसे जरूरी है कि कारण क्या है एलर्जी का। ओके, हाँ, आँख में अलग अलग तरह की एलर्जी होती है। आँख के पलक की एलर्जी अलग होती है, फिर आँख के जो पार्ट्स है कंजंक्टिवा, कॉर्निया, उसमें एलर्जी अलग होती है। तो वो जब दिखाएगी और जो भी उसको ड्रॉप्स दिए जाएंगे वो रेगुलरली यूज करेगी तो उसको जो है ये एलर्जी कम हो जाएगी। और रब तो उसको बिल्कुल नहीं करना है, ये उसको ध्यान रखना है। आपको उसे बार बार बोलना है कि रब मत कर आइस को, और जो ड्रॉप्स है वो रेगुलरली डालेगी तो डेफिनेटली उसकी एलर्जी कंट्रोल में आ जाएगी। ओके, क्योंकि देखा है तभी पता चला कि इतना चश्मा का नंबर आ गया है, तो चश्मा चालू किया है अभी, लेकिन अभी वापस बाद में डॉक्टर को फॉलो करूंगी और दिखा दूंगी तो पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि क्या है कि वो रब करेगी ना आइस को, उतना हमारा जो आंख को नुकसान पहुंचाता है, हमारा आंख का कर्वेचर चेंज होता रहता है कांस्टेंट रब करने की वजह से। हाँ, और हाँ, आप रेगुलरली जो है उसका ग्लासेस जो है वो चेक कराने हाँ, को बोलिए उसको, कम से कम 6 मंथ्स में या 1 ईयर में। हाँ, ओके, हाँ, अभी 1 मंथ हुआ है, अभी देखते हैं, फिर डॉक्टर को बता देती हूँ। हाँ, सुभाष भाई, नेक्स्ट सुभाष भाई। थैंक यू। हेलो वेलकम। हेलो डॉक्टर कमलेश भाई, यस, हाँ बोलो सुभाष भाई, बोलो જેડી ભાઈ લેઝી આઈઝ ને માટે લેઝી આઈઝ ને નોર્મલ કરવા માટે શું પ્રોબ્લેમ કરવો જોઈએ અથવા તો શું કેર કરવી પડે? मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। लेजी मेरा राइट आई हाँ, लेजी हो लेजी गया आई। है। हाँ हाँ, तो उसको तो नॉर्मल करने के लिए क्या क्या केयर लेना देख, पड़ेगा? हाँ, तो लेजी आई का जो कंसेप्ट है, मैं एक्चुअली ऐड करना चाहती थी बट आई थॉट कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लेजी आई का क्या कंसेप्ट है, तो इसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। ये बच्चों में होता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारी 1 ईयर के बाद जो है, 1 ईयर तक हमारी आईज डेवलप होती है और पूरा जो विजन है वो 8 ईयर तक डेवलप होता है। 8 साल के बच्चों तक, 8 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें आईज पूरी तरह डेवलप हो जाती है। तो जरूरी है कि ये जो ईयर्स हैं 1 to 8 ईयर्स, ये हम जो है उनका विजन चेक करा लें। और जिनको भी एक आंख में नजर कमजोर है, वो आप अगर आपको लग रहा है कि वो एक आंख ऐसे बंद करता है, और जैसे अगर उसकी एक आंख बंद की तो वो उसको अवॉइड करता है, या फिर वो बहुत ही पास से जाके टीवी देखता है, ये सब अगर सिम्टम्स हैं तो आप जरूर अपने आंख के डॉक्टर को दिखाइए। और अगर लेजी आई निकलता है तो लेजी आई में क्या होता है कि एक आंख का जो नंबर है बहुत ज्यादा होता है, या एक आंख की जो रोशनी है वो कम होती है और एक आंख की ज्यादा। तो क्या होता है, जब हमारे पास 2 आंखें होती हैं तो हमें ये रियलाइज नहीं होता, बच्चों को तो स्पेशली रियलाइज नहीं होता कि उन्हें एक आंख से कम दिख रहा है। ठीक है, और जो आंख से दिखता है वो काम करती रहती है, और जो दूसरी आंख है जिसमें कम दिखता है या ज्यादा नंबर है वो काम करना छोड़ देती है, और इसीलिए हम उसे लेजी आई बोलते हैं। तो जब ये अर्ली डायग्नोज हो जाता है, जैसे 2-3 साल के बच्चे में या 4 साल के बच्चे में ये डायग्नोज हो जाता है, तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि जो अच्छी आई होती है, बेटर आई जिसको बोलते हैं, उसको पैचिंग किया जाता है। दिन में 4 घंटे पैचिंग करके जो दूसरी आंख है उससे काम करवाया जाता है। जैसे कि वो पढ़ाई कर सकता है, मोबाइल देख सकता है, टीवी देख सकता है। तो जो लेजी आई होती है उसको जो है स्ट्रेंथ मिलती है, उसको काम करना पड़ता है, तो उसकी रोशनी बढ़ती है, और जो है उसका जो रोशनी है वो बढ़ती है। और जो पेशेंट्स 6-18 होते हैं वो 6, जैसे कि 6-6 एक नॉर्मल प्रॉपर विजन है, तो 6-18 से जो है पेशेंट 6-12 और 6-9 होते जाते हैं। जो लेजी आई है उसमें रोशनी बढ़ती है। तो पैचिंग एक तरीका होता है आंख की रोशनी बढ़ाने का एम्ब्लायोपिया या लेजी आई में। बट ये जो एक्सरसाइज है या ये जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ 8 इयर्स या 9 इयर्स तक ही काम करती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों में लेजी आई जल्दी डायग्नोज हो और जल्दी ट्रीट हो, तो उनकी आंखों की रोशनी ज्यादा अच्छे से अच्छी आएगी। वरना लेट हो जाता है, जब 9-10 इयर्स के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो है लेजी आई जो है वो लेजी ही रह जाती है। तो उसको उसकी रोशनी बढ़ाने के मतलब उसमें रोशनी बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि हम 13-14 साल तक बच्चों को पैचिंग जरूर एडवाइस करते हैं, उसमें थोड़े % में बढ़ती है, बट 9-10 इयर्स इज द एज टिल देन आईज बहुत नजर अच्छी बढ़ती है लेजी आई के पेशेंट्स। જેડી નેક્સ્ટ જેડી ભાઈ, તમે કઈ બોલતા હતા જેડી ભાઈ? Yeah. Thank you, Dr. Johi. Excellent welcome. presentation and excellent information on eyes and eyes Thank you so exercise. much. मेरा क्वेश्चन था मैडम
कि आई ड्रॉप जो एक ही सेकंड ना, हाँ आई डेंगू जो डेंड्रॉप जो होता है उसका क्या रीजन है और आई उसका प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? आई डेंड्रॉप, आई डैंड्रफ, या हाँ आई डैंड्रफ बोल रहे हैं ना, तो या आई डैंड्रफ मतलब आप जो बोल रहे हैं उसे ब्लेफराइटिस एक टर्म है, वो भी लिया जाता बोला जाता है। तो जिनको आंखों में बालों में डेंड्रफ होता है, वो डेंड्रफ के जो पार्टिकल्स है वो जब आंख के पलक पे गिरते हैं या आंख के बालों में हो जाते हैं तो उसे ब्लेफराइटिस बोलते हैं। ये एक लिड इन्फेक्शन है। तो ये आई डेंड्रफ या ब्लेफराइटिस के ट्रीटमेंट का ये है कि आप जो बेबी शैम्पू होता है, कोई भी बेबी शैम्पू, जॉनसन्स, ये सब, ये आप जब नहाते हैं तब अपने हाथों के टिप्स पे लें, उंगलियों के, और उसे जो आपकी ऊपर की पलक है उसे अच्छे से क्लीन करें, वो शैम्पू से खूब सारा पानी डालें, और फिर एक एंटीबायोटिक ड्रॉप, कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन है या एनी एंटीबायोटिक ड्रॉप, यू हैव टू पुट इट 4 टाइम्स इन फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है ये। और एक मलम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, क्लोरा एप्लिकैप या फिर मॉक्सीफ्लोक्सासिन ऑइंटमेंट के तौर पे, वो रात में सोते टाइम पलक पे लगाना है। तो इससे जो है ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस, जो कि ये आई डैंड्रफ या फिर ब्लेफराइटिस करता है, ये जो एंटीबायोटिक है और डेली आई वॉशिंग विद बेबी शैम्पू से ट्रीट होता है और फिर ये डैंड्रफ क्योर हो जाता है। थैंक यू। वेलकम। दीपक छेड़ा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाँ। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे सेंटर पे आके बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की और अच्छा ज्ञान दिया हमें। मेरे 1-2 क्वेश्चंस हैं। हाँ। जी, जो ये कोविड के दौरान और काफी और अलग अगर दूसरी डिजीज के ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, हाँ। तो वो स्टेरॉइड्स एक्चुअली मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, और वो कुछ स्पोर्ट्समैन वगैरह भी स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो हाँ। ये स्टेरॉइड्स किसी तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ। और एक तो दूसरा ये क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ। मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन देता हूँ, पर आप या बता दीजिए। दूसरा एक क्वेश्चन है, हमें अगर एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन है, उसे अपनी आंख को रेगुलर क्लीनिंग करने के लिए पानी का छींटे तो हम लोग नेत्र स्नान करते ही हैं, उसके अलावा कोई रेगुलरली कोई आई ड्रॉप्स वगैरह एडवाइस्ड है कि नहीं है? ये 2 क्वेश्चन पे आप बताएं। ओके, सो आपने जो बोला कि जो स्टेरॉइड यूज है, इससे ये जो कोविड में दे रहे हैं उससे क्या होता है बॉडी में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो कोरोना वायरस है ये शरीर में पहुंच जाता है, उसके बाद उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके जो लंग में रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि वो कोरोना का वायरस वो रिसेप्टर्स को जाके अटैच कर लेता है और वो जो वायरस है वो लंग अपने अंदर खींच लेता है। फिर ये जो क्या करता है, जाके फिर अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है ये वायरस, और ये वायरस हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। तो अब इसको मारने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फोसाइट्स और बाकी सब इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ये सब वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और चालू कर देते हैं लड़ना। तब हमें जो है फीवर आता है, ठीक है। व्हेन आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट रिएक्टिंग टुवर्ड्स कोविड, तब हमारी बॉडी में फीवर आता है। तो जो 6th डे, एक जो कोरोना जब आपको लगे कि आपको कोरोना हो रहा है, सिम्टम चालू, उसका जो 6th डे होता है कोरोना का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 6th डे पे क्या होता है, या 6th या 7th डे, इस पे क्या होता है कि हमारा जो अभी क्या है, कोरोना एक नोवेल वायरस है, नया वायरस है, तो हमारी बॉडी को उससे कैसे लड़ना है ये उसे नहीं पता है, और तो इसलिए वो क्या करता है, वो कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है बॉडी, और जो उसका जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो बहुत सारे इम्यून सिस्टम जो है हमारा बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज करना शुरू कर देता है बॉडी में, और वो सब जाके जो है लंग को डैमेज करने लगते हैं। तो क्या होता है कि एक तो जो ये कोरोना वायरस है वो तो हमारे लंग को डैमेज कर रहा है, दूसरा हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी के लंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रोम, दैट इज एक आंधी की तरह वो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो हमारे लंग को जाके डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, इसे प्रिवेंट करने के लिए ही डॉक्टर्स
स्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़े समय के लिए चुप बैठ जाए और ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है ये बंद हो जाए, ताकि जो कोरोना है उसे तो हम बाद में निपटेंगे, बट इतना ज्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए कि वो लंग को ही पूरी तरह से डैमेज करे। तो वो साइटोकाइन स्टॉर्म को बंद करने के लिए, रोकने के लिए ही स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। तो ये कैसे स्टेरॉइड यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो जो पेशेंट्स कोविड के लिए अपने आप को होम क्वारंटाइन होके घर में ट्रीट कर रहे हैं, वो प्लीज ओरल स्टेरॉइड्स अपने मन मुताबिक ना लें, डॉक्टर के गाइडेंस से, या फिर जो एडमिट हैं और जो डॉक्टर शुरू करें उसी हिसाब से स्टेरॉइड लेना है। खुद के मन मुताबिक प्लीज स्टेरॉइड ना यूज करें, ठीक है। तो ये था स्टेरॉइड, तो इसलिए बोल रहे हैं, और ये जुडिशियस यूज होना चाहिए स्टेरॉइड का, बिकॉज म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी मतलब रैम्पेंट स्टेरॉइड यूज की वजह से भी हो रहे हैं। दूसरा एक है कि आप जो बोले कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका सर? एक हेल्दी पर्सन को अपने रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आंखों की, तो जैसे कि एक जो नेत्र स्नान है और जो आई एक्सरसाइजेस हैं और जो आप खान पान में जो चीजें लेंगे जो मैंने आपको बताई, जो आईज हेल्दी रखने में मदद करेगा, उसके अलावा प्लीज कोई ड्रॉप ऐसा ना सोचे कि कोई ड्रॉप डालने से रेगुलरली हमारी आंख जो है अच्छी रहेगी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज कभी कभी जो एलर्जी होती है, कभी ड्राइनेस होती है, तब आपने डॉक्टर को दिखा दिया और उसने कोई ड्रॉप शुरू कर दिया, उसे फॉर अ लिमिटेड पीरियड डालना अच्छा है। बिकॉज जो एलोपैथी के जो भी मेडिसिन हैं, ड्रॉप्स हैं, उनमें सब में प्रिजर्वेटिव्स रहता है, वो प्रिजर्वेटिव्स जो है ना वो भी हमारे आईज को ड्राई करते हैं। तो जरूरी है कि रेगुलरली या हमेशा हमें कोई एक ड्रॉप डालने की कोई जरूरत नहीं है। नेत्र स्नान, एक्सरसाइजेस और जो आप फूडस्टफ्स लेते हैं वो ही आपके लिए सफिशिएंट है, जो उससे आईज हमेशा हेल्दी रहती है। अगर हम अपने आईज का ओवर यूज करते हैं तभी ही हमें आईज में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो वो जो है एक्सरसाइजेस और प्रॉपर स्लीप से रेस्ट मिल जाती है आईज को। तो रेगुलर यूज ऑफ आईड्रॉप्स इज नॉट एडवाइज्ड। जुईबिन उनका कहना क्वेश्चन ये भी था साथ में कि हम लोग को ना बचपन से दिखाया गया कि नेत्र प्रभा है, ये त्रिफलांजन है, ये सब ऐसे हम लोग है ना ड्रॉप डालते हैं। दीपक जी का कहने का क्वेश्चन ये था कि ऐसे कोई घर घराव जैसे साइड इफेक्ट लेस, इससे हम लोग ने बचपन से हमको सिखाया गया था कि नेत्र प्रभा डालनी चाहिए, आपको ठंडक मिलेगी, त्रिफलांजन के ड्रॉप डाल दो या गुलाब जल रोज ड्रॉप्स के डाल दो। यानी ये जब हम लोग घर घराव यूज करते हैं, उनका कहना है कि ऐसे कोई ड्रॉप हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मेरी तरफ से तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ये नेत्र प्रभा या रोज वाटर ये रेगुलरली आईज में नहीं डालना चाहिए। इसके आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको साइड इफेक्ट्स होंगे ही। दूसरा जो सुरमा लगाते हैं लोग, जो सुरमा रॉड्स होते हैं, उससे भी इन्फेक्शन आंख में बहुत होता है। इसलिए प्लीज रेगुलरली आंख में जो है, जो अब मैंने बताया है उतना ही फॉलो करें। कुछ भी ड्रॉप या ये नेत्र प्रभा ये सब डालने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी आईज वैसे भी हेल्दी रहती हैं, तो it's better not to use all this. Good. Thanks doctor. Welcome. डॉक्टर ग्लाकोमा के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ग्लाकोमा जो है जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं और गुजराती में झामर बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है ओपन एंगल और एक होता है एंगल क्लोजर। तो ये जो ग्लाकोमा है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो आंख का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब ये आंख का प्रेशर बढ़ता जाता है तो वो जो है हमारी आंख की जो नस है उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है, और वो दबाव जब बनाता है तब हमारा जो आंख है वो डैमेज होती जाती है। और उसका जो एक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप पेरिफेरी तक देखें, तो हमारा जो ग्लाकोमा है ना, वो हमारी जो पेरिफेरी की विजन है ना, उसको सबसे पहले इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको एक स्लो डिजीज भी बोलते हैं ग्लाकोमा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जब पेरिफेरल विजन इफेक्ट होती है ना, तो हमें जब तक सेंटर का दिखता है हमें रियलाइज नहीं होता कि ये ग्लाकोमा डैमेज कर रहा है हमारी आंखों को, और फिर ये बढ़ता जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम साल में एक बार अपना आंख का प्रेशर जरूर चेक कराएं, बिकॉज एक ओनली फैक्टर जो कि बता सकता है कि मतलब जो एक स्क्रीनिंग फैक्टर है ग्लाकोमा डायग्नोस करने के लिए, वो है आंख का प्रेशर, जो हर ओपीडी में आप जाके चेक होता है।
जब आंख का प्रेशर बढ़ता है, जब डॉक्टर को सस्पेक्ट होता है कि पेशेंट को शायद ग्लूकोमा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री से, तो वो जो है वो थोड़े टेस्ट एडवाइस करता है, जिसको हम पेरीमेट्री बोलते हैं और ओसीटी ऑप्टिक नर्व हेड बोलते हैं। तो ये पेरीमेट्री जो है वो क्या होता है, तो पेरीमेट्री में जो है ना आपका विजुअल फील्ड चार्टिंग होता है। तो आपके नजर जो है, पेरिफेरी की नजर, सेंटर, सारी नजर चेक होती है और देखा जाता है कि कितना डैमेज हुआ है, और जितना डैमेज हुआ होता है और जब आपका प्रेशर है उस हिसाब से आपको ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए जिनका पेरीमेट्री नॉर्मल आता है, जिनको प्रेशर नॉर्मल रहता है और फिर भी आंख में फ्रीक्वेंट पेन या फिर स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, या फिर जिनका हम रेटिना जब देखते हैं तब हमें लगता है कि इनका जो नस है वो दब रही है, तब हम उनको ओसीटी ऑप्टिक नर्व हेड करवाते हैं। तो वो ओसीटी ऑप्टिक नर्व हेड जो है वो प्री पेरीमेट्रिक डायग्नोसिस के लिए होता है। मतलब जो अर्ली साइंस जो होते हैं, जो हम पेरीमेट्री पे नहीं पकड़ पाते, वो हम ओसीटी पे पकड़ते हैं। तो वो नस जो है उसमें जो है पता चलता है कि कितने नर्व फाइबर्स को डैमेज हुआ है, और लाइकवाइज डॉक्टर जो है अपनी ट्रीटमेंट शुरू करता है। पहले जो है ट्रेबेकुलेक्टोमी जो बोलते थे, वो सर्जरी बहुत कॉमन थी ग्लूकोमा के लिए, बट अब जो है इन एडवांस्ड एरा ग्लूकोमा के इतने अच्छे ड्रॉप्स निकले हैं कि सिर्फ ड्रॉप्स डालने से आपका जो ग्लूकोमा है वो कंट्रोल में रहता है, रेगुलर चेकिंग और ड्रॉप्स डालने की वजह से। तो इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलरली अपने आईज का प्रेशर चेक कराएं साल में एक बार। उससे जो है अर्ली डायग्नोसिस, और क्योंकि जैसे ये डैमेज ज्यादा बढ़ेगा, नस ज्यादा डैमेज होगी, उतना नजर कम होती जाएगी। तो अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। थैंक यू जूही जी, आपने टाइमली प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। और थैंक यू सो मच। हमें एक चीज याद आई कि हम लोग योगा डेली कराते हैं, आंखों की एक्सरसाइज भी कई बार कराते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी भूल जाते हैं। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा 20-20-20, तो बहुत सारी चीज आपने अवेयरनेस के लिए की है। तो ये प्रोग्राम भी हमने रखा है। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है, एक चीज अपने आप को थाम ले कि आज ये अवेयरनेस के लिए जो भी प्रोग्राम किया गया है, तो कुछ सोच ले कि ये मेरे को आदत बनाना है, ये मुझे हैबिट गिराना है। वो हैबिट नहीं रहेगा तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन वो अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो खास ध्यान रखें। और खास करके मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे लिए सवाल पूछ रहा हूँ अलग बात है, अभी हम दूसरे की चिंता होती है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ वो हिसाब से भी अपने को सोचना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना है तो उसको ज्यादा लंबा भी नहीं खींचे, है ना। तो थैंक यू जूही जी, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी मच हैप्पी टू कम एंड शेयर माय थॉट्स। ओह थैंक यू सो मच। वेलकम। शिनेश भाई, प्रार्थना લઈ શકો? हाँ, एक मिनट। जूही बेन, આપણે जूही बेन, आपने क्या था आज लाल पीला पहना था, उसके लिए तो नहीं था कि आपका सेशन इतना बढ़िया रहा। लेकिन कहने का मतलब ये था कि आपने हमारी बहुत सारी चीजों पे से आंखें उठा दी आज। जैसे कि आई प्रेशर हम लोग चेक ही नहीं कराते थे, और हम लोग को बचपन से ऐसा ये सहज था हमारे लिए कि नेत्र प्रभा तो डालनी चाहिए, त्रिफलांजन तो डालना ही चाहिए, सुरमा लगा दो बेटे के आंख में, वो तो उसकी आंख को कुछ तकलीफ होगी। तो ये हमारी दादी भी करती थी और हमारी मम्मा भी करती थी। तो हम लोग के लिए सब सिस्टम एकदम घरेलू हो चुकी थी। इससे आज हम लोग समझ पाए कि ऐसी घरेलू चीजों से भी केयर लेनी जरूरी है, कि वही शायद हम लोग के लिए फ्यूचर में खराब हो सकती है। वी आर स्पेशल थैंक्सफुल टू शशि बेन कि इसने आपके जैसे रत्न को जन्म दिया। शशि बेन हमारी बहुत ही पुरानी योग साधक है, लेकिन शशि बेन आज आपको गर्व लेना चाहिए कि आपकी बेटी ने आज जो दिखा दिया है, जो स्पेशलाइजेशन दिया है। हम लोग आपको सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ, आप अपनी जो सोसाइटी में रहते हैं ना, आपकी बाजू की 2 सोसाइटी पकड़ो, आपकी सोसाइटी की बाजू की 2 सोसाइटी पकड़ो, उसमें कितने MBA है, कितने CA है, कितने बिजनेसमैन है, कितने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कितने डॉक्टर है। लेकिन अभी मेरा आगे का क्वेश्चन सुनो, उसमें आपकी और आपके बाजू की 2 सोसाइटी तक आप पहुंच सकते हैं, उसमें कितने सर्जन है। आप चेक करके मुझे इसका जवाब देना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं कहीं तो 5-6 सोसाइटी में भी शायद एक सर्जन आपको मिलेगा। तो सोचिए एक सर्जन बनने के लिए क्या क्वालिटी होती है,
और कितना फ्लुएंटली विथ एनर्जी आज जूही जी ने हमारे साथ शेयर किया। कहने का मतलब आप ही एक एनालिसिस करना कि आपको कितने सर्जन कितनी सोसाइटी के बाद मिलते हैं। 5 सोसाइटी के बाद एक सर्जन निकलता है, 10 सोसाइटी के बाद एक सर्जन होता है। तो आज हमारे साथ इतनी सहजता से सर्जन जूही जी ने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट सेशंस जब रखेंगे जूही बेन तभी स्टेज पे ही रखेंगे, यानी कहने का मतलब हम लोग आपके मैरिज में डेफिनेटली सब आएंगे। थैंक यू सो मच। तो प्रार्थना ले सकते हैं अभी कमलेश जी। और हम लोग एक लास्ट टाइम हमारे क्लास की सिस्टम है, जो भी डॉक्टर्स आते हैं या जो भी हमारे वक्त आते हैं उसको हम योगिक लैंग्वेज में उसका क्लैपिंग करते हैं। सब लोग विंग्स यानी पंखी की तरह जो बेटी ने आज हमको कराया, 5 फंक्स साइड में और 5 क्लैपिंग सब। चलो स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 4 times। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 1 2। Wings up. Thank you very much, Dr. Juhi Ben. Thank you so much for the clapping. I'm very happy. Thank you so much. कमलेश जी प्रार्थना ले सकते हैं। भगवान जय जिनेन्द्र। भगवान।